गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का टॉपिक डाई इलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन। इसके पहले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे कि किसी कंडक्टर मटेरियल की कैपेसिटी यानी कैपेसिटेंस इंक्रीज करना है तो हम कैसे उसके कैपेसिटेंस को इंक्रीज किए थे, ये हम सीखे थे। ठीक है, तो क्या था, एक हमारा कंडक्टर मटेरियल, ओके, इसको हमने चार्ज दिया, ये चार्ज दिया, ठीक है। अब इसको हमने चार्ज दिया और इसकी एक पोटेंशियल आ गई, ठीक है, और वह पोटेंशियल भी था, हमने चार्ज दिया क्यों, इसकी पोटेंशियल आ गई, ठीक है। और उसके बाद हम ये चाहते हैं कि अगर इसकी पोटेंशियल डिक्रीज हो जाए तो हम चार्ज को और स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा एग्जांपल भी हम लोग ने पढ़ा था, ठीक है, यही करना है, ठीक है। अच्छा, तो ये इसका हम पोटेंशियल डिक्रीज करेंगे और इसमें चार्ज हम और स्टोर करेंगे, ये हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा था कि जो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस थी वो किस पर डिपेंड कर रही थी और क्या हमने कैलकुलेट किया था, ठीक है। तो ये हमने कैपेसिटेंस पढ़ा था, किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, A क्या है आपका, एरिया ऑफ प्लेट, एरिया ऑफ प्लेट, ठीक है। और D है डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट, यानी फर्स्ट कैपेसिटर आपका पॉजिटिव और ये सेकेंड आपका निगेटिव, यही ना था, ओके। ये इस पर डिपेंड कर रहा था। तो कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है, ये था। और उसके बाद किस पर डिपेंड कर रहा था, किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री पर था यानी एरिया पर ही, है ना। जितना बड़ा एरिया होगा उतना बड़ा उसका कैपेसिटेंस होगा, ठीक है, ओके। अब और हम क्या पढ़े थे, और हमने एक वर्ड ये पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होता है ये पढ़े थे, इसको भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ये था, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमने सपोज किया E नॉट यानी E0, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई कंडक्टर, ठीक है, कोई कंडक्टर हमने इसमें रखा, ठीक है। तो जब इसमें हमने कंडक्टर रखा तो हमने क्या देखा कि ये जो कंडक्टर है, ठीक है, यह पोलराइज हो गया, ठीक है। तो पोलराइज हुआ तो हमने देखा ये आपका सपोज ये प्लस चार्ज हो गया और ये आपके क्या हो गए, माइनस चार्ज हो गए, ठीक है। अब ये पोलराइज हुआ और इसके जो इलेक्ट्रॉन है यानी चार्ज हैं, ये कैसे हैं, फ्री, क्योंकि ये कंडक्टर है, ठीक है। जब ये पोलराइज हुआ तो हमने देखा कि ये इस तरह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, पॉजिटिव टू निगेटिव। अब इसके पहले ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड, अब ये जब पोलराइज हुआ कंडक्टर मटेरियल्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने देखा कि ये पॉजिटिव जो चार्ज है और ये निगेटिव चार्ज जो पोलराइजेशन है, ठीक है, ये भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। इसको हमने सपोज किया इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब क्या होता है कि हमने देखा कि इस सेल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वह क्या हुआ, तो ये ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शंस में है ना, और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शंस में। और हमने देखा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू E नॉट माइनस E इनिशियल इंड्यूस्ड, ठीक है। अब क्या हुआ कि ओरिजिनल माइनस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमने देखा कि ये जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है
बोथ आर सेम इन दिस सेल, ठीक है। तो ये क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो इनसाइड द सेल या इनसाइड कंडक्टर, ठीक है ना। तो यहां पर ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको हम ई भी लिख सकते हैं, ई से नोट करेंगे, ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड, समझ रहे हो ना। अब इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो गया जीरो, समझ में आ रहा है ना। ओके, ये हम लोग पढ़े थे, ठीक है। अब उसके बाद जो आगे का हमारा टॉपिक होगा वह यह होगा डाइइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन क्या होता है, ठीक है। ओके, ठीक है, इरेज करें। अच्छा, अब उसके बाद हम एक हमारे पास और जुगाड़ है और तरीका है कि हम पोटेंशियल को डिक्रीज करें और उसमें चार्ज स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। कैसे उसको हम समझते हैं, ठीक है ना। ओके ओके, तो नाउ नेक्स्ट फंक्शन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक कैपेसिटर, ठीक है। कैपेसिटर में अगर हम कोई डाई इलेक्ट्रिक रखते हैं, ठीक है, तो उससे हमारा पोटेंशियल डिक्रीज होगा और उसमें हम चार्ज स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। इसको समझते हैं, ठीक है। फंक्शन क्या है डाइइलेक्ट्रिक का, हमारा ये जो नेचर है हर एक मटेरियल एटम से कंसिस्ट है, ठीक है। और जो हमारा एटम होता है यह भी टू एंटाइटीज से बना हुआ है। एक है हमारा न्यूक्लियस जो पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा हमारा उसके चारों तरफ जो निगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन है उसके चारों तरफ रिवॉल्व करता है, मूव करता है, ठीक है ना। ये हमारा है नेचर। तो हर एक मटेरियल एटम से बना है, ठीक है। अब उसके बाद ये जो हमारा डाइइलेक्ट्रिक है, तो डाइइलेक्ट्रिक मीन्स हमने आपको एक वर्ड और बताया था, डाइइलेक्ट्रिक का मतलब समझाया था हमने आपको। इसका मतलब होता है इंसुलेटर, है ना। कि किसी भी सपोज ये आपका कोई कंडक्टर मटेरियल है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये जब इलेक्ट्रॉन रिपल करते हैं तो ये हमारा सपोज इंसुलेटर है, तो हमने देखा ये चार्ज इधर फ्लो नहीं हो पाता है, तो इसका मतलब ये क्या है इंसुलेटर। तो डाइइलेक्ट्रिक मीन्स इंसुलेटर, ठीक है। अब हुआ क्या, हमने देखा कि ये जो हमारा नेचर है वह एटम से कंसिस्ट है, तो इसी तरीके से हमने एक डाई इलेक्ट्रिक लिया यानी इंसुलेटर, ठीक है। उसको हम कैपेसिटर में रखते हैं। किस तरह से रखते हैं, ये देखिए, ये है सपोज कैपेसिटर आपका, ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ओके, तो ये हमारा एक कैपेसिटर है। अब इसमें जब हम कोई डाई इलेक्ट्रिक रखेंगे, कोई इंसुलेटर, ठीक है, और इसका जो ओरिजिनल डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का वह क्या है, ये है ओरिजिनल डायरेक्शन। अब हमने देखा कि जब इसमें हम कोई इंसुलेटर रखते हैं, सपोज ये इंसुलेटर, ठीक है, तो हमने देखा ये एक क्यूब है, क्यूबॉइड है, स्फीयर है, कुछ भी है ये, बट क्या है इंसुलेटर। तो अब इसमें जो एटम होंगे, है ना, होंगे ना, तो ये किस तरह से बिहेव करेंगे कैपेसिटर, ठीक है। तो यहां पर हमने जो डाई इलेक्ट्रिक यानी इंसुलेटर रखा, ये तो हमने देखा जैसे ही डाई इलेक्ट्रिक को, ठीक है, हमने इस कैपेसिटर में रखा तो इसके जो निगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन जो एटम के, समझ रहे ना, एटम में जो न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ घूम रहा है, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, जब इसमें रखेंगे तो ये पोलराइज होगा, ठीक है। तो पोलराइज होगा, इस तरह से पोलराइज होगा, माइनस प्लस, ये इस तरह से, माइनस प्लस, ये इस तरह से, माइनस प्लस, ये इस तरह से, ये पोलराइज होगा, ये, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा फुलफिल है। तो हमारे पास हमने देखा कि ये जो इंसुलेटर है 3D है, ठीक है। अब 3D में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है
चार्ज डेंसिटी होता है वो वॉल्यूमेट्रिक होता है, लेकिन जब उसको हम कैपेसिटर में रखेंगे तो वह जो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी है ना, वह सरफेस डेंसिटी में चेंज हो जाएगा, सेटल हो जाएगा। किस तरह से सेटल होगा? जिस तरह से हम किसी भी कंडक्टर मटेरियल्स को अगर चार्ज देते हैं तो उसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द सरफेस होता है, अपने आप से सेटल हो जाता है, ठीक है। वैसे ही ये वॉल्यूमेट्रिक होता है, लेकिन जब इसको हम फील्ड में रखते हैं, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये जो इसके एटम होंगे वो सेटल हो जाएंगे एलाइन, एक लाइन से ऑन द सरफेस, वॉल्यूमेट्रिक नहीं, ठीक है। अब ये हुआ। अब उसके बाद हम ये देखते हैं, उसके बाद और भी क्या होता है, स्पेशलिटी जो डाइलेक्ट्रिक का होता है, ये होता है कि इसमें जो न्यूक्लियस होते हैं, ये न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन, ये टाइटली बाउंड होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। इसके पहले हमने बताया कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट ये हमारा क्या है, इंसुलेटर है, डाइलेक्ट्रिक है, इसमें प्लस और माइनस टाइटली बाउंड होंगे, ठीक है, फ्री नहीं होंगे, ठीक है। अब ये हुए, ये इस तरह से जो एटम है ये पोलराइज हो गया, ठीक है। अब जब ये पोलराइज हुआ तो हमने देखा कि ये भी एक कहीं कहीं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये बनाएगा, ठीक है। अब ये जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हमने देखा कुछ न कुछ ये ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड है कैंसिल होगा। किस तरह से? तो हमने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया, कैसे? ये रहा ई नॉट यानी ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। अब ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये इस ओरिजिनल के इक्वल नहीं होगा। इसके पहले कंडक्टर में इक्वल था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें जो बन रहा था सेल में, कंडक्टर में, वो क्या बना था? जीरो, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ठीक है। अब ई नेट इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई इंड्यूस, ये है ना। तो हमने क्या देखा? तो हमने ये देखा कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, वह ओरिजिनल से कहीं कहीं डिक्रीज हो गया, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हुआ तो हमने देखा पोटेंशियल भी क्या होगा, उसका डिक्रीज हो जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी या डीवी बाई डी एस, है ना, चेंज इन डिस्टेंस, ठीक है, ये था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। तो इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट है वो क्या हुआ? डिक्रीज, तो पोटेंशियल भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। और जब पोटेंशियल डिक्रीज हो गया कैपेसिटर का, तो उसमें हम चार्ज और स्टोर कर सकते हैं। समझ रहे हो ना? ये है प्रोसेस कि किसी भी कैपेसिटर में अगर हम डाइलेक्ट्रिक रखेंगे तो उसका पोटेंशियल डिक्रीज होगा, और जब पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, देखते हैं। तो कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या है? Q बाई वी। अब E क्या हुआ? लेस हुआ, यानी डिक्रीज हुआ। तो जब डिक्रीज हुआ तो ये V भी क्या हुआ? डिक्रीज। और जब V डिक्रीज होगा तो ये C क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो हमने देखा जो कैपेसिटेंस है वो क्या हुआ, समझ रहे हो ना? इंक्रीज हुआ, ठीक है, ओके, ठीक है। अब उसके बाद ये पोलराइज भी हो गया, ठीक है। तो इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं, क्या हमने अभी एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, ओके। तो ये रहा रिटेन, ठीक है, जो हमने एक्सप्लेनेशन अभी किया था, ठीक है। एवरी मैटर कॉन्सिस्ट ऑफ एटम, इन एवरी एटम पॉजिटिव चार्ज यानी न्यूक्लियस एंड नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड इट, ठीक है। इन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन आर टाइटली बाउंड, ठीक है, फ्री नहीं होंगे, चार्ज जो होंगे फ्री नहीं होंगे। डाइलेक्ट्रिक प्लेस इन कैपेसिटर देन इलेक्ट्रिकली पोलराइज, ठीक है।
also known as polarization charge. Due to polarization create induced electric field in opposite direction of electric field capacitor. ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शंस में इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. ओके, देन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कैपेसिटर इज डिक्रीज. ओरिजिनल इंड्यूस कुछ कैंसिल होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा डिक्रीज होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज, पोटेंशियल डिक्रीज, है ना. देन कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इंक्रीज. ठीक है, ये है हमारा रिटेन. अब क्या हुआ, हमने देखा कि ये जो हमारा डाइलेक्ट्रिक है ये क्या हो गया, पोलराइज हो गया. ठीक है, अब ये जो पोलराइजेशन होता है ये हमारा दो तरीके से पोलराइजेशन होता है. एक हमारा पोलर होता है और दूसरा हमारा नॉन पोलर होता है. तो पोलर एंड नॉन पोलर क्या होता है हम उसको समझते हैं. ठीक है, ओके, ये हो गया. ओके, तो हमने पढ़ा देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक, पोलर एंड नॉन पोलर. ठीक है, तो पोलर एंड नॉन पोलर का मतलब क्या होता है इसको समझते हैं. तो पोलर का मीनिंग होता है पोलराइज होना. ठीक है, और पोलर में हम ये देखते हैं कि जो हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्जेज होते हैं, ठीक है, ये सेपरेट होते हैं तो हम बोलते हैं उसको पोलर यानी पोल. ठीक है, और उसके बाद नॉन पोलर, जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के जो सेंटर होते हैं वो क्या हो, कोइंसाइड हो एक दूसरे पर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन पोलर. तो इसको हमने आपको बताया, फिर से देख लेते हैं. तो हमारे पास है CO2, ये नॉन पोलर है. ठीक है, किस तरह से, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, इसका कहीं कहीं सेंटर होगा तो ये सेंटर हुआ, ये इसका सेंटर हुआ. ठीक है, अब उसके बाद ये जो कार्बन है इसके पास जो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इनका भी कोई एक सेंटर होगा और वह सेंटर भी यही है. तो हमने देखा कार्बन का सेंटर और ऑक्सीजन का सेंटर एक दूसरे पर ओवरलैप है, कॉन्साइड है, तो इसको हम बोलेंगे नॉन पोलर. ठीक है, तो पोलर हम किसको बोलेंगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच क्या होना चाहिए, स्मॉल डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस होना चाहिए. ठीक है, तो इसका एग्जांपल हम लेते हैं H2O. H2O था. ठीक है, तो ये था आपका ऑक्सीजन, ये था H, ये था H. ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और ये हाइड्रोजन आपके पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, तो पॉजिटिव के ये प्लस चार्ज है ना, इनके बीच का कुछ डिस्टेंस है, ये है डिस्टेंस, इसका कुछ सेंटर होगा और ये है सेंटर, ये. ठीक है ना, तो ये सेंटर और ये नेगेटिव, तो इनके बीच क्या है, कुछ स्मॉल डिस्टेंस है, तो इसको हम बोलेंगे पोलर. ठीक है, तो ये हुआ पोलर. अब उसके बाद किसी भी डाइपोल को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है, रोटेट होता है ना. अब जितना अधिक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना अधिक डाइपोल मोमेंट होगा, समझ रहे हो ना, उस डाइपोल में. तो हमने देखा कि जो डाइपोल मोमेंट है वह किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड. जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना अधिक डाइपोल मोमेंट होगा. क्लियर है. तो ये है आपका डाइलेक्ट्रिक आर टू टाइप्स, पोलर एंड नॉन पोलर. नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आर कोइंसाइड, देन हैज नो डाइपोल मोमेंट. एग्जांपल CO2, O2, H2 ये है. तो हमने CO2 का एग्जांपल आपको बता दिया. ठीक है, इन पोलर मॉलिक्यूल सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आर हैज some distance between them, then has dipole moment. ठीक है, एग्जाम्पल है H2 एंड HCl. तो ये हमने देखा नॉन पोलर का स्ट्रक्चर NCERT बुक में है. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जब है, ठीक है, तो ये इस तरह से स्ट्रक्चर है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड
या सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो एटम हमारे इस तरह से हैं डाइलेक्ट्रिक के, और जैसे ही कुछ न कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ ये पोलराइज होगा, ठीक है, पॉजिटिव वन साइड निगेटिव अदर साइड। और ये भी हमने आपको बताया पहले ही, यह बायोमेट्रिक होता है बट जब पोलराइज होता है वह सरफेस पे आ जाता है, ठीक है, जो चार्ज डेंसिटी होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है सिग्मा। तो ये रहा, और पॉजिटिव निगेटिव और टाइटली बाउंड ये फ्री नहीं होंगे, ये रहा। पोलर में जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो ये किसी भी तरीके से एटम कॉन्सिस्ट है ना। अब उसके बाद जब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये पोलराइज हो गया। तो हमने देखा निगेटिव पॉजिटिव, तो अब ये निगेटिव ये पॉजिटिव, तो हमने देखा ये निगेटिव इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, या इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये एक पेयर में आ जाएंगे कि पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और ये पोलराइज हो जाएंगे, ठीक है, ओके। तो ये रहा। अब हमने देखा कि किसी भी पोलर में यानी डाइपोल में जब इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर वो रखा जाता है तो उसमें डाइपोल मोमेंट होता है, और जितना अधिक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना अधिक डाइपोल मोमेंट होगा, ठीक है। अब इसको हम आगे स्टडी करते हैं क्या होगा, इसको नोट कर लीजिएगा। तो डाइलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, वैल्यूमेट्रिक, बट डेवलप कैसा होगा, सरफेस डेंसिटी सिग्मा, चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। अब हमने देखा डाइपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, जितना अधिक डाइलेक्ट्रिक फील्ड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना अधिक ये डाइपोल मोमेंट होगा, है ना। अब ये हुआ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P, ये प्रोपोर्शनल साइन रिमूव होगा, इक्वल होगा, ठीक है, विथ कांस्टेंट, और हमने कांस्टेंट को ये सपोज किया, ये इसको बोलते हैं चाई, ठीक है, और ये हुआ E, वेयर चाई इज ए कांस्टेंट, और इसका जो नाम है ससेप्टिबिलिटी यानी इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, चाई इज ए कांस्टेंट नोन एज इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, ठीक है, ये है कांस्टेंट चाई, और इसका नाम है चाई, CHI, चाई, ये कांस्टेंट है इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, ठीक है, ओके, देख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए, ओके। नाउ नेक्स्ट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है इसको समझते हैं। E नॉट यानी ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड डिक्रीजेस बाई induced electric field, and E is net electric field, then original electric field and net electric field का जो रेशियो होगा वही क्या होगा, known as dielectric constant K। तो K is equal to ratio of original and net, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हुआ। अब उसके बाद यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो, E नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये रहा K इंटू ई, या फिर आप E की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, तो E इज इक्वल टू E नॉट बाई K, ये हुआ, क्लियर है ना, ठीक है। अब उसके बाद हम ये जानते हैं कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर का फार्मूला क्या होता है। तो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज इक्वल टू Q बाई V, क्लियर है। Q इज इक्वल टू क्या है, चार्ज है, और हमने अभी बताया ये जो हमारे चार्जेस होंगे जो डिस्ट्रीब्यूट होंगे, है ना, डाइलेक्ट्रिक में, वो किस तरह से होंगे, सरफेस डेंसिटी यानी सिग्मा। तो इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सॉरी जानते हैं क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू एप्सिलॉन, तो ये हुआ सिग्मा इंटू एप्सिलॉन इज इक्वल टू Q, ये हुआ, ओके। और पोटेंशियल डिफरेंस भी हम जानते हैं क्या होता है, तो हम क्या जानते हैं, E इज इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड V बाई डी,
तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इंटू डी इक्वल टू v। तो v इज इक्वल टू हुआ E इंटू डी। ये है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। ठीक है। अब उसके बाद अगर हम इस कैपेसिटर में डाई इलेक्ट्रिक रखते हैं, ठीक है, ये कैपेसिटर, अब इसमें जब आप डाई इलेक्ट्रिक रखोगे, है ना, तो इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। और वह जो कैपेसिटेंस होगा वह क्या होगा, इससे ज्यादा होगा, अधिक होगा। ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे एक नया कैपेसिटेंस मिल गया उस कैपेसिटर का। ठीक है। तो न्यू कैपेसिटेंस क्या मिला, इसको देखते हैं। ठीक है। ओके। तो न्यू कैपेसिटेंस सपोज C डैश इज इक्वल टू, ये देखिए, ये आपका है कैपेसिटेंस सिग्मा इंटू एप्सिलॉन, सिग्मा इंटू एप्सिलॉन डिवाइड बाई ई। ई देखिए यहां से आपको ई इक्वल टू क्या मिला है, ई नॉट बाई के, यानी डाइलेक्ट्रिक रख रहे हो ना तो के आएगा। ओके। तो ये हुआ ई इज इक्वल टू दिस, ई नॉट डिवाइड बाई के इंटू डी। तो C डैश इज इक्वल टू के, आपका न्यूमरेटर में हो जाएगा, तो के सिग्मा एप्सिलॉन डिवाइड बाई ई नॉट इंटू डी। अब ई नॉट क्या है, तो ई नॉट हमारा ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ये जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड कैपेसिटर, कैपेसिटर के अंदर जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड है वह क्या है, हम जानते हैं क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, ये होता है ना। और आउटसाइड ऑफ प्लेट क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, ये जानते हैं। ठीक है। तो ये है इनसाइड कैपेसिटर जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है। तो ई नॉट के प्लेस पर हम ये रखते हैं। ठीक है, ये तो C डैश इक्वल टू के इंटू सिग्मा इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई ई नॉट, ई नॉट के प्लेस पर ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हुआ इंटू डी। ठीक है। अब डी से डी क्या होगा, सॉरी, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल होगा, तो C डैश इज इक्वल टू के इंटू एप्सिलॉन नॉट कहाँ होगा, न्यूमरेटर में होगा, तो ये होगा एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, और डिवाइड बाई क्या होगा, डी। ठीक है, ये हुआ। ओ, कहीं गड़बड़ है क्या, ये नहीं आना चाहिए। ओके, 1 सेकेंड, सॉरी, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी एंड दिस। ठीक है। यहां पर देखिए, ये जो हमारा चार्ज है, ठीक है, ये चार्ज है, यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक है। ये जो चार्ज है हम जानते हैं सिग्मा, यानी चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू ये होता है ना, चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है। ओके, तो यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको बना लीजिएगा। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए। अब यहां से चार्ज इक्वल टू क्या होगा आपका, ए इंटू सिग्मा, ए इंटू सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज, ये है। थोड़ा सा यहां पर इसको देख लीजिएगा। ओके ओके, ये ठीक है। तो ये हुआ चार्ज, ये ए इंटू सिग्मा। अब यहां पर होगा आपका ए, ठीक है। ओके, तो यहां पर आएगा आपका के, ये होगा। ठीक है। तो के सिग्मा ए डिवाइड बाई ई नॉट एप्सिलॉन। ठीक है, इसको फिर से देख लेते हैं। ओके, तो C डैश इज इक्वल टू के सिग्मा ए डिवाइड बाई ई नॉट इंटू डी। अब के सिग्मा ए डिवाइड बाई ई नॉट, यानी ई नॉट जो है वो क्या है हमारा, ई नॉट इक्वल टू, ये देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इन कैपेसिटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन कैपेसिटर क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। तो ये हुआ आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ये है। ओके, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल होगा, तो ये न्यूमरेटर में होगा,
तो सी डैश इज इक्वल टू के ए एप्सिलॉन डिवाइड बाई डी। क्लियर है ना? ठीक है। अब ये जो सी डैश है इक्वल टू, ये याद है, ए इंटू एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ये क्या है? कैपेसिटेंस, जो इसके पहले हमने सबसे पहले आज की क्लास में बताया था। ठीक है, ये है सी यानी कैपेसिटेंस। तो हमने देखा जो कैपेसिटेंस, नया कैपेसिटेंस है, जब हम कैपेसिटर में डाइइलेक्ट्रिक रखते हैं, है ना, तो वह के टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। के टाइम्स ऑफ जो पहले का कैपेसिटेंस था उसका के टाइम होता है। क्लियर है ना? ये है हमारा एक दूसरा आइडिया जिससे हम कैपेसिटेंस को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ओके। तो ये रहा, ठीक। तो ये के टाइम हुआ ना, तो इन कैपेसिटर हैज डाइइलेक्ट्रिक देन कैपेसिटेंस इंक्रीज। ठीक है, कौन टाइम? के टाइम इंक्रीज बाई के टाइम, है ना? ये है कैपेसिटेंस, न्यू कैपेसिटेंस। ठीक है, ओके। तो अब हमने समझा कि डाइइलेक्ट्रिक क्या होता है, ठीक है, और डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है, इसको समझें। ठीक है, अब देखिए, तो एक हमारे पास टेबल है, उसको हम और क्लियर करते हैं कि डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है और डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है ना? देखिए, हमारे पास मटेरियल है वैक्यूम। वैक्यूम का जो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो 1 होता है। ठीक है, और उसके बाद जो डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है ये इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट। इसके पहले हमने पढ़ा था एयर के लिए। एयर के लिए जो डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ था वह क्या था? 3 इंटू 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर था। ठीक है, यहाँ पर क्या है? पर मिलीमीटर, है ना? तो एयर के लिए था 3 इंटू 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर, यानी वहां पर एयर के मॉलिक्यूल्स थे, एयर में एटम थे। और वैक्यूम मीन्स क्या? वैक्यूम मीन्स जहां कुछ नहीं है, ना तो एयर है ना डस्ट है, कुछ नहीं है, वहां एटम ही नहीं होगा। और जब एटम ही नहीं होगा तो उसका जो डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो क्या होगा? इनफाइनाइट। क्लियर? ये हुआ। और ये जो हमारा डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है ना, एयर जब तक आयोनाइज नहीं हो जाता तब तक हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते जाते थे, इंक्रीज करते थे, है ना? ये है किलो वोल्ट पर मिलीमीटर, एक छोटे से लेंथ में, और वो किलो में यूनिट है, ये सब किलो है। 14 किलो यानी 14,000, ठीक है, 12,000। ये तो इस तरह से हमने देखा वैक्यूम के लिए डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1, ठीक है, और डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इनफाइनाइट। पायरेक्स ग्लास के लिए है 5.6 और ये 14,000 किलो वोल्ट पर मिलीमीटर है ना? ठीक है, तो इस तरह से माइका है 3.6, 12,000 किलो वोल्ट पर मिलीमीटर। रबर है, बेकेलाइट है, एयर है, ये इस तरह से, है ना? तो डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मीन्स जब तक वो आयोनाइज नहीं हो जाता, यानी उसका एक लिमिट होगा कि इतने पर अब क्या होगा? आयोनाइज होगा, उसको हम बोलते हैं डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। और बट डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? एक कांस्टेंट है, K इज इक्वल टू ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना? ये तो ये टेबल है। डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज अ मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, इट कैन बी विथ स्टैंड बिफोर गेटिंग आयोनाइज। जब तक आयोनाइज नहीं हो जाता, ठीक है, उसकी जो वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू, वो होगी डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। और डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक रेशियो है, ओरिजिनल डिवाइड बाई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।